अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारे लेक्चर है न्यूरॉन्स। आज हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमने कोऑर्डिनेशन के 3-4 टॉपिक्स पढ़े थे, मेरे ख्याल में 3 थे, और चौथा हमारा जो लेक्चर है वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को हम एक और नाम भी देते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, नर्व सेल्स। नर्व सेल्स मतलब नर्व सेल्स, बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाता है। बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाते हैं। अब न्यूरॉन्स क्या है, 2 लाइंस में, 1.5 लाइंस में मैंने उसकी डिफिनेशन लिखी है, क्योंकि अगर मैं लंबा डिफिनेशन लिखूं या बहुत सारे डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें डालूं तो शायद आपको समझ नहीं आएगा कि न्यूरॉन्स असल में क्या चीज़ है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स। नर्वस सिस्टम नर्व सेल्स से बना होता है। बहुत सारे नर्व सेल्स मिलकर नर्वस सिस्टम बनाता है। अब नर्व सेल आप लोगों ने ना देखा है, ना सामने आपकी सलाम दुआ हुई है, तो किस तरह से आपको मालूम पड़ेगा, किस तरह से आपको समझ आएगा, किस तरह से आपके जहन में ये बात आएगी कि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूरॉन है क्या, कहाँ मौजूद है और ये किस तरह से काम करता है। मैंने यहाँ पे एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है। तो इस स्ट्रक्चर को देखें, बहुत सारे नर्व सेल्स मौजूद होता है। मैंने सिर्फ एक नर्व सेल उठाया और उसका स्ट्रक्चर बनाया। और बहुत सा मतलब हमारे बॉडी में जितने भी नर्व सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर इसी तरह है। मैंने सिर्फ एक उठाया है और यहाँ पे ड्रा किया हुआ है ताकि आप लोगों की आसानी के लिए मतलब इसमें मैंने बहुत सारे लाइंस नहीं लिखे हुए हैं, बहुत सारे डिफिनेशंस नहीं लिखे हुए हैं, बहुत सारे आउटलाइंस नहीं लिखे हुए हैं, क्योंकि फिर आपको समझ नहीं आएगा कि सिंपली न्यूरॉन्स क्या होता है। मैं आपको स्ट्रक्चर के ज़रिए समझाऊँगा। अच्छा देखो, ये एक न्यूरॉन है, इसके आगे और इसके पीछे बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। दूसरा न्यूरॉन इसके साथ अटैच होता है, तीसरा न्यूरॉन उसे दूसरे न्यूरॉन्स के साथ अटैच होता है। इसी तरह से पूरे बॉडी में एक लाइन बनाता है। बहुत सारे 80 बिलियन न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। If you guess that in our body there are 80 billion neurons are present, so I have just choose one and draw over here on board. So चलो स्ट्रक्चर की मदद से इसको समझते हैं। देखो, अब मैं आपको सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि न्यूरॉन किस तरह से काम करता है। मैं जा रहा हूँ, अचानक से मेरे पाँव किसी चीज़ से टकराती है और मुझे दर्द महसूस होता है, और उस दर्द को कौन रिसीव करता है और कौन उसको लेके ब्रेन की तरफ लेके जाता है। ठीक है, हमारे पूरी बॉडी में न्यूरॉन्स मौजूद है। मेरे पाँव के सेल्स में भी न्यूरॉन्स, मतलब सेल्स तो अलग है बॉडी के, सोमेटिक सेल, और न्यूरॉन्स अलग मौजूद होता है सोमेटिक सेल्स के साथ। बॉडी की जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उसको हम सोमेटिक नाम देते हैं। वो सिंपली इस तरह से गोल शेप का होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और ये न्यूरॉन्स उनके साथ इर्द गिर्द इस तरह से पड़े हुए हैं पूरी बॉडी में। अब मेरे पाँव, जो मेरा पाँव है वो दीवार के साथ टकराता है, तो जो मुझे दर्द महसूस होता है वो दर्द कौन रिसीव करता है? न्यूरॉन्स रिसीव करता है, और ये न्यूरॉन्स उसी दर्द को ट्रांसफ़र करता है ब्रेन की तरफ। अब एक लाइन लगा हुआ है हमारी पाँव से लेकर ब्रेन तक, पूरी न्यूरॉन्स मौजूद होता है। पहले न्यूरॉन्स ने दर्द महसूस किया, दूसरे को ट्रांसफ़र हुआ, तीसरे को, इसको हम सिंपली नाम देते हैं इम्पल्सिस। ये जो मैसेज जा रहा होता है, जो मैं महसूस करता हूँ, वो तो ब्रेन के ज़रिए और न्यूरॉन्स के ज़रिए मैं महसूस करता हूँ। तो ये मैसेज कौन कैरी करता है ब्रेन तक? न्यूरॉन्स कैरी करता है। मैं हैंड शेक करता हूँ, ये हैंड जो मैं शेक करता हूँ ये मैं खुद नहीं करता, ये न्यूरॉन्स की मदद से होता है। जो न्यूरॉन्स ब्रेन से पैगाम लाता है मसल्स की तरफ, और मसल्स क्या होता है? शेकिंग करता है। मैं भाग रहा होता हूँ, ये भी न्यूरॉन्स ब्रेन से उसी मसल्स तक पैगाम लेके जाता है, इम्पल्सिस लेके जाता है, एक करंट लेके जाता है ब्रेन से मसल्स तक, जो कि मैं वॉकिंग करता हूँ, मैं बोलता हूँ, ये भी मेरे मसल्स जो कि मूवमेंट कर रहा है, और ये न्यूरॉन्स के बगैर नहीं होता। मैं चुप होता हूँ, ये न्यूरॉन्स का एक रिस्पॉन्स है, ब्रेन का एक रिस्पॉन्स है। न्यूरॉन्स जो कि मदद देता है ब्रेन का पैगाम ले जाने के लिए, इसको बोलते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, और मैं क्या एग्जांपल दे सकता हूँ आपको? मैं भाग रहा हूँ, मेरे हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ हो रही है। इसका मतलब है कि ब्रेन ने न्यूरॉन्स की मदद से मैसेज दिया, और ये मैसेज आया
इधर, और इस मतलब ये एक न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन, तीसरे न्यूरॉन, तो दिल तक ये न्यूरॉन सारे पड़े हुए हैं। तो ये मैसेज ब्रेन से हार्ट की तरफ आता है और वो मैसेज क्या बोलता है कि हार्ट को एक पैगाम दे रहा है कि आप हार्ट बीट तेज़ करो क्योंकि मैं भाग रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो मैसेजेस जा रहे होते हैं हमारी बॉडी में, वो न्यूरॉन्स लेके चलते हैं पाँवों से सर तक, सर से पाँवों तक, पूरी बॉडी की हर हिस्से में। अच्छा, ये एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है। सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। एक न्यूरॉन है जिसके 3 हिस्से हैं, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। ये 3 इसके पार्ट्स हैं। अगर इफ समवन आस्क यू दैट हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ न्यूरॉन, सो यू विल आंसर दैट वन न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स। सबसे पहले कौन सा है? सेल बॉडी, एक्सॉन एंड एक्सॉन टर्मिनल। हमेशा जब आप सेल बॉडी का नाम सुनेंगे, देखो सेल बॉडी और इसकी जो ऊपर मैंने शाखें, जो रूट्स मैंने निकाले हुए हैं, उसका नाम है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स सेल बॉडी के ऊपर मौजूद होता है और डेंड्राइट्स का काम क्या होता है कि वो मैसेज को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है? दूसरे न्यूरॉन से। मैसेज रिसीव कहाँ से होता है? डेंड्राइट से होता है। और डेंड्राइट्स कहाँ से अटैच है? सेल बॉडी से सेल बॉडी के साथ अटैच है। और सेल बॉडी तक जब ये पैगाम आ जाता है तो ये सेल बॉडी फॉरवर्ड करता है किसकी तरफ? एक्सॉन टर्मिनल की तरफ। मैसेज इसी तरह से आता है। ये बात क्लियर हो गया। मैसेज डेंड्राइट की तरफ से आता है। डेंड्राइट मैसेज जब रिसीव करता है तो उस मैसेज को सेल बॉडी की तरफ फॉरवर्ड करता है। और सेल बॉडी में जो कि न्यूक्लियस भी मौजूद होता है, ये सेल का पार्ट है। मतलब कि एक पूरा सेल है और इसका जो न्यूक्लियस है वो सेल बॉडी में मौजूद होता है। और सेल बॉडी से मैसेज जाके एक्सॉन से गुजर कर एक्सॉन टर्मिनल की तरफ आता है और यहाँ से दूसरा न्यूरॉन अटैच है और इस मैसेज को दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र करता है। फिर उसी न्यूरॉन का अपना डेंड्राइट्स होते हैं और सेल बॉडी होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तो समझ में आ गया कि मैसेज वहाँ से आता है, इस तरफ जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ड्रा किए हुए हैं, ये वाले, इसको हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। इसको हम नाम देते हैं माइलिन शीथ। ये चूँकि लिपिड से बना होता है। किस चीज़ से बना होता है? लिपिड से बना होता है, जो कि आपके बुक्स 10th क्लास में तो ये उन्होंने नहीं दिया हुआ है कि इसका स्ट्रक्चर किस चीज़ से बनी हुई है। ये फिर आप लोग ऑन वर्ड क्लासेस में पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। इसको हम नाम देते हैं माइलिन शीथ और इसके दरमियान में जो एक पाइप गुजरता है, इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन। ठीक है। और ये जो 2 माइलिन शीथ के दरमियान ये जो फिल इन द ब्लैंक्स है, ये जो खाली जगह यहाँ पे है, इसको हम नाम देते हैं नोड ऑफ रणवीर। नोड ऑफ रणवीर मतलब ये एक माइलिन और दूसरे माइलिन के दरमियान जो यहाँ पे गैप है, उसको हम नाम देते हैं नोड ऑफ रणवीर। हाँ, और तीसरा चीज़, यहाँ पे जो माइलिन शीट के ऊपर मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है, मतलब हर माइलिन शीट के ऊपर एक सेल मौजूद होता है। उस सेल को हम नाम देते हैं शवान सेल। कौन सा सेल? शवान सेल। यहाँ पे मैंने ड्रा किया हुआ है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर इधर उधर हो गया क्योंकि मैंने ज़्यादा लिखाई की, इसमें आपको समझ आएगा। माइलिन शीट के ऊपर एक सेल्स मौजूद होते हैं, उसको नाम देते हैं शवान सेल। और 2 माइलिन शीट के दरमियान जो गैप मौजूद है, ये वाले जो गैप मौजूद है, ये मैं मिटा देता हूँ, इसको हम नाम देते हैं नोड ऑफ रणवीर। और जो एक्सॉन क्लिप्ट यहाँ पे जो शाखें लगी हुई है, इसके जो फर्स्ट पार्ट है, मतलब कि जो आखिरी हिस्सा है जहाँ से दूसरा न्यूरॉन्स अटैच होता है, ये जो जॉइंट्स है, उसको नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लिप्ट। इस साइनेप्टिक क्लिप्ट की वजह से मैसेज दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखा है, डायरेक्शन ऑफ इम्पल्सिस। डायरेक्शन किस तरफ है? सेल बॉडी से लेकर एक्सॉन टर्मिनल तक। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको समझा चुका हूँ। एक होता है न्यूक्लियस इसके अंदर। अच्छा, इस सेल के अपने ऑर्गेनेल्स होते हैं। एक और ख़ास बात आपको बताता हूँ, शायद आप लोग ना सुने आगे, क्योंकि मैंने भी एक बुक में पढ़ा है, मुझे किसी टीचर ने नहीं बताया है। वो ये है कि अगर एक न्यूरॉन कट हो जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ से कट हो जाए, ये इससे अलग हो जाए, डैमेज हो जाए, तो ये वापस बन जाता है, वापस रिकवर मतलब रीजनरेट हो जाता है। सेल बॉडी अगर डैमेज ना हो जाए
सेल बॉडी के बगैर कोई हिस्सा न्यूरॉन का डैमेज हो जाए तो वो हिस्सा वापस रीजनरेट हो जाता है, वापस बन जाता है। लेकिन अगर सेल बॉडी डैमेज हो जाए, कोई हिस्सा इसका डैमेज हो जाए, ठीक है, किसी एक्सीडेंट में कोई इशू की वजह से, तो ये सेल बॉडी, ठीक है, ये सेल बॉडी पूरी सही है, लेकिन ये कट हो जाए या डैमेज हो जाए तो ये सेल बॉडी फिर दोबारा नहीं बन सकती, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोसेसेस हो रहे हैं, एंजाइम प्रोडक्शन है, प्रोटीन सिंथेसिस है, तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो नर्व सेल है वो नाकारा हो जाता है। मतलब सेल बॉडी के बगैर अगर पूरी बॉडी भी डैमेज हो जाए एक सेल का, एक नर्व सेल का, तो ये वापस बन सकती है। अगर इस बॉडी की मतलब पूरे एग्जाम के बगैर सेल बॉडी डैमेज हो जाए तो वो सेल नाकारा है और नर्व सेल काम नहीं करता। फिर एक बार फिर से दोहराता हूँ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो कि नर्वस सिस्टम का हिस्सा है, बहुत सारे न्यूरॉन्स या नर्व सेल मिलकर एक नर्वस सिस्टम बनाता है। ये इसका स्ट्रक्चर है। डेंड्राइट्स, सेल बॉडी, यहाँ पे जो एक पाइप मैंने मिटा दिया था ये वाला, ये इसको हम नाम देते हैं एक्सॉन, और ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है। और एक्सॉन के ऊपर जो ये वाले स्ट्रक्चर्स मौजूद है इसको हम माइलिन शीट का नाम देते हैं, और माइलिन शीट के ऊपर एक सेल मौजूद होता है उसको हम शवान सेल का नाम देते हैं। और शवान सेल का काम ये होता है कि वो नॉरिशमेंट देता है, खुराक देता है, उसको बचाता है, सेविंग करता है उसके। और दो माइलिन शीट के दरमियान जो गैप है, इन गैप को हम नाम देते हैं नोड ऑफ रेनवीर, ठीक है। ये साइनेप्टिक क्रिप्ट है, लास्ट पार्ट ऑफ दी एक्सॉन टर्मिनल। इसके साथ दूसरा न्यूरॉन अटैच है। मैसेज यहाँ जब आ जाता है तो इस साइनेप्टिक क्लिप्ट की वजह से ये मैसेज दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है, क्योंकि उस न्यूरॉन का डेंड्राइड्स ये इस तरह से दूसरे न्यूरॉन की जो डेंड्राइड्स है इसी तरह से इसके साथ अटैच होते हैं, इस तरह से पड़ा हुआ है, तो उसको नाम देते हैं साइनेप्टिक क्लिप्ट। तो ये आज का हमारा लेक्चर था जो कि बहुत ही मुख्तसर था। शायद उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम न्यूरॉन्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन सा न्यूरॉन कहाँ पे काम करता है, कौन सा न्यूरॉन कहाँ पे काम करता है। तो फिलहाल इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।